दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश है जिसका आधा भाग एशिया और आधा भाग यूरोप महाद्वीप में मौजूद है। यही कारण है कि तुर्की को दोनों महाद्वीप के बीच का पुल भी कहा जाता है। इसके अलावा तुर्की को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल में तुर्की के एशियाई इलाके को अनाटोलिया कहा जाता था। 12वीं शताब्दी में इटालियन लोग अनाटोलिया के लिए तुर्चिया शब्द का प्रयोग करते थे। आगे चलकर इसी तुर्चिया से तुर्की शब्द बना, जिसे इंग्लिश में टर्की कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं टर्की के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार और रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, टर्की का क्षेत्रफल 7,83,356 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 8,35,00,000 है। इस देश की राजधानी अंकारा है, जबकि सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जो एक हेरिटेज सिटी भी है। दोस्तों, तुर्की देश की भाषा टर्किश है, जबकि इसकी करेंसी का नाम टर्किश लीरा है। अगर बात करें भारतीय करेंसी में एक्सचेंज की, तो आज 2 जनवरी 2021 को एक टर्किश लीरा 9 रुपए 83 पैसे के बराबर है। दोस्तों, इस देश का बॉर्डर रसिया, ईरान, इराक, सीरिया, भूमध्य सागर, ग्रीस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया तथा काला सागर तक फैला हुआ है। इस तरह इस देश की सीमाएं 8 देशों से मिलती है। दोस्तों, 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक टर्की में ओटोमन एम्पायर का शासन था। इस दौरान तुर्की का साम्राज्य आधे एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था। ओटोमन साम्राज्य के शासक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की के शासक, जिसे खलीफा कहा जाता था, ने दुनिया का सबसे खतरनाक जीनोसाइड यानी नरसंहार करवाया था। उसने आर्मेनिया, ग्रीस और एसीरिया के करीब 15 लाख लोगों की हत्या करवा दी थी। तुर्की शासकों के इन्हीं अत्याचारों से वहां की जनता गुस्से से भर गई थी और धीरे धीरे कई स्थानों पर विद्रोह होने लगे थे, जिस कारण ओटोमन साम्राज्य अपने पतन की तरफ बढ़ने लगा। 20वीं शताब्दी में एक समय ऐसा भी आया जब ओटोमन साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि उनके लिए तुर्की को संभालना भारी पड़ने लगा। लगातार हो रहे विद्रोहों और हमले के कारण यूरोपीय देशों ने तुर्की को यूरोप का मरीज उपनाम दे दिया था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के शामिल होने से तुर्क जनता नाराज हो गई और मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में ओटोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंका। अत्तातुर्क कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है। उन्होंने तुर्की को एक सेक्युलर देश बनाया, महिलाओं को बोलने और वोट डालने की आजादी दी तथा कट्टरवाद पर लगाम लगाया। दोस्तों, पूरी दुनिया में उस वक्त तुर्की ही एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश था जो शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से चल रहा था। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल शहर में हर तरफ ऐतिहासिकता बिखरी हुई है। यह देश का सबसे बड़ा शहर और उसके सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप में स्थित है। 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से मशहूर इस्तांबुल पर कई बार आक्रमणकारियों ने कब्जा किया है और अपनी सुविधा के अनुसार सबने इसका अलग अलग नाम भी रखा है। मध्यकाल में संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर इसे बाइजेंटियम, कसनिया और बाद में इस्तांबुल नाम दिया गया। दोस्तों, इस शहर का सबसे प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद स्थापित है। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल में 6ठी शताब्दी में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च का निर्माण किया गया था, जिसका नाम हागिया सोफिया था। इसका निर्माण रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के समय में सन 537 ईस्वी में हुआ था। 1453 में ओटोमन शासन के दौरान तुर्कों ने इस पर कब्जा करके इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और इसका नाम आया सोफिया मस्जिद रख दिया। हालांकि 1935 में अत्तातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे म्यूजियम बना दिया था, लेकिन जुलाई 2020 में वहां के कट्टरपंथी शासन ने पुनः इसे मस्जिद के रूप में बदल दिया। इस तरह ऑर्थोडॉक्स चर्च हागिया सोफिया बाद में रोमन कैथोलिक कैथेड्रल बना, फिर मस्जिद में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद संग्रहालय और फिर मस्जिद में बदल दिया गया। दोस्तों, हागिया सोफिया अपनी बेहतरीन नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसने स्थापत्य कला के इतिहास को एक नया मोड़ दिया है। अंग्रेजी में कभी कभी इसे सेंट सोफिया भी कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की के ज्यादातर लोग यूरोपियन जैसे ही दिखते हैं। यहाँ के महिलाओं की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में की जाती है। दोस्तों, टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल का सेंट्रल मार्केट दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मार्केट में से एक है। यहाँ 64 गलियां, 4000 दुकानें हैं और यहाँ लगभग 25,000 लोग काम करते हैं। इस मार्केट को 15वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य के शासक सुल्तान महमद ने बनवाया था। दोस्तों, आप सभी सेंटा क्लॉज के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेंटा क्लॉज, जिसे संत निकोलस के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म तुर्की के पटारा शहर में 3री सदी में हुआ था।
दोस्तों, तुर्की विश्व के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। पर्यटन के मामले में यह पूरे विश्व में छठे स्थान पर है। दोस्तों, इस देश की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 2019 में लगभग 4.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आए थे। दोस्तों, हर देश की तरह तुर्की में भी कई अजीबोगरीब रिवाज भी है। जिस तरह हमारे देश में बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है, उसी तरह तुर्की में बच्चों के पैदा होने पर उनके पूरे शरीर पर नमक लपेटा जाता है। इसे सॉल्टिंग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती है। दोस्तों, तुर्की में 51 हेरिटेज साइटें हैं जो इस देश को ऐतिहासिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से 2 आश्चर्य इसी देश में पाए जाते हैं। पहला है ग्रीक गॉडेस आर्टेमिस का टेम्पल और दूसरा है मौसोलियम एट हेलिकार्निसस। दोस्तों, तुर्की में विश्व का सबसे पुराना खेल ग्रीस रेसलिंग खेला जाता है, जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। इस खेल में पहलवान खुद के शरीर पर ऑलिव ऑयल लगाकर रेसलिंग करते हैं। सन 1362 में पहला ग्रीस रेसलिंग गेम का आयोजन हुआ था। दोस्तों, हर लोकतांत्रिक देश में वहाँ की जनता और मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी हासिल होती है, लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद वहाँ मीडिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। किसी दूसरे देश की तुलना में तुर्की में सबसे ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है। वहाँ सरकार के खिलाफ बोलने या लिखने पर वहाँ पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आज पूरा यूरोप कॉफी पीता है। यहाँ तक कि यूरोप में जगह जगह कैफेटेरिया भी खुल चुका है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, यूरोप में कॉफी की शुरुआत का श्रेय तुर्की को ही जाता है। 16वीं शताब्दी में जब ऑटोमन शासक ने यूरोप पर हमला किया था, तब अपने साथ वहां पर कॉफी लेकर गया था और इस तरह वहां कॉफी पीने की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपने कैमल रेस के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन क्या कैमल रेसलिंग के बारे में सुना है? तुर्की में हर साल नवंबर से मार्च तक कैमल रेसलिंग यानी ऊंटों की कुश्ती का आयोजन होता है। यह इस देश का एक लोकप्रिय खेल है। दोस्तों, भले ही यूरोप को कॉफी का गिफ्ट तुर्की ने दिया था, लेकिन खुद तुर्की के निवासी चाय के दीवाने हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय तुर्की में ही पी जाती है। यहाँ एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 10 कप चाय पी जाता है, जो पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति चाय पीने की दर में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इस देश में टर्की नाम का एक पक्षी पाया जाता है। इस पक्षी के नाम के पीछे बहुत ही मजेदार कहानी है। इस पक्षी को यूरोपियंस ने दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में देखा और जब उन्हें पता चला ये तुर्की देश से आया है, तो यूरोपियंस ने इसका नाम टर्की रख दिया। मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस पक्षी को टर्की कहकर बुलाते हैं, लेकिन तुर्की में इस पक्षी को हिंदी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इस देश के लोगों का मानना है कि ये पक्षी हिंदुस्तान यानी हमारे देश से उनके देश में गया है, इसलिए वो लोग इसे हिंदुस्तान की तर्ज पर हिंदी कहते हैं। दोस्तों, तुर्की भूकंप के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव जोन में है। इस देश में 1939 से अब तक 25 से भी ज्यादा बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 से ज्यादा है। दोस्तों, तुर्की के बारे में हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस देश का 97% हिस्सा एशिया में और महज 3% भाग यूरोप में पड़ता है, लेकिन फिर भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपियन कंट्री ही माना जाता है ना हैरानी की बात। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको तुर्की के बारे में कुछ और भी बातें पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।